हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम कंटिन्यू करते हैं जो हम लोग जीव और समष्टि पढ़ रहे थे, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। उसमें हमने पहला टॉपिक कंप्लीट कर दिया था, टेम्परेचर यानी ताप का। ठीक, आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं जो है जल, वाटर। ठीक है, तो जल पढ़ने से पहले थोड़ा सा पीछे जाकर के हम रिमाइंड कर लें एक बार ताप को, कि ताप में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। ओरली एक बार देख लेते हैं। पहला पॉइंट मैंने बताया था कि ताप एक प्रासंगिक कारक होता है। ठीक है, ताप हमारे जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रासंगिक कारक है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, एक पृथ्वीजा तापी, एक बताया था तनुतापी। तो जो पृथ्वीजा तापी था, पृथ्वीजा तापी, उसका अर्थ क्या था? पृथ्वीजा तापी, इसका अर्थ ये था पृथ्वीजा तापी का कि ऐसे जीव जो बहुत अधिक परास को झेल सकते हो। परास क्षेत्रफल का अर्थ ये होता है कि जैसे जो 20 डिग्री से 40 डिग्री टेम्परेचर को झेल सके। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये एक एग्जाम्पल है कि जो ज़्यादा ताप के डिफरेंस को झेल सकता है वो कहलाते हैं पृथ्वीजा तापी, और जो कम ताप के क्षेत्र को झेल सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोला जाता है? पृथ्वीजा तापी तो जो अधिक ताप को झेल सकते हैं, और जो कम ताप को झेल सकते हैं उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है तनुतापी। ठीक है, लिख देते हैं तनुतापी। अभी तनुतापी, इसके एग्जाम्पल बताए थे हम गाय का या मनुष्य का। ठीक है, तनुतापी का एग्जाम्पल बताए थे सील का। सील जो मछली है, समुद्री जीव, सील जो है एक समुद्री जीव है जो ध्रुवों पे रहती है। इसके एग्जाम्पल बताए थे हम, जो कम ताप को झेल सकती है, सील। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन कंटिन्यू करेंगे जल के साथ। तो सबसे पहला तो यही है कि जल ही जीवन है। आप कई बार सुने होंगे जल ही जीवन है, या फिर एक चुटकुला, एक कहानियाँ थी बच्चों में हमारे, जो हम लोग पढ़ते थे, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओगे डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ठीक है, तो जल जितना हमारे लिए आवश्यक है उतना ही आवश्यक मछलियों के लिए भी है, और उतना ही आवश्यक पेड़ पौधों के लिए भी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम अपने से, जंतु जगत से, कि जंतु जगत में जल कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जंतु जगत में जो जल है, ये आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम होते हैं, ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी एंजाइम हैं वो सभी के सभी जल की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। ये तो पहला पॉइंट है। ठीक है, एंजाइम जो है ये जल की उपस्थिति में ही कार्य करते हैं। जल की उपस्थिति में कार्य करते हैं। ठीक, ये तो पहला है। दूसरा, हमारे जो लीवर में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, यकृत में जो अपशिष्ट पदार्थ, जिसको बोलते हैं हम टॉक्सिन, तो जहरीले पदार्थ जो हमारे लीवर में आके इकट्ठा होते हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भाई यूरिया बनता है हमारे लीवर में। ठीक, अब यूरिया जो है ये यूरिन में कैसे बदलता है? तो पानी की उपस्थिति में, जब यूरिया में पानी मिक्स होता है तो वो यूरिन में बदल जाता है। ठीक है, लीवर में ही ये सब प्रोसेस होता है। लीवर में अपशिष्ट पदार्थ इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे यूरिया भी इकट्ठा होती है, और उस यूरिया में पानी आता है, जो हम पीते हैं पानी वगैरह, वो पानी वहाँ पे जाता है और क्या करता है? उसको यूरिया में घोल देता है,
और वह यूरिन बन के पेशाब के रास्ते बाहर आ जाता है। ठीक है ना। तो ये दूसरा था जो जंतु जगत में इंपॉर्टेंट था। बाकी अब बात करते हैं हम पादप में। अरे चलिए यहां पे लिख देते हैं हम अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में। ठीक। ये जंतु जगत में दो इंपॉर्टेंट हैं, काम तो बहुत हैं लेकिन ये दो मुख्य रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पादप में कि पादप में क्या इंपॉर्टेंस है जल की। अच्छा, जल पृथ्वी पे कितने भाग पे पाए जाते हैं इसको आप लोग को बता देता हूं। हालांकि ये मेरी इच्छा थी कि आप लोग बताएं, लेकिन तो ऑनलाइन तो पढ़ा नहीं रहे हैं, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो जिस दिन ऑनलाइन आएंगे तब आप लोग से डायरेक्ट फेस टू फेस बात होगी। ठीक है। तो जल जो है ये 70% इस पूरे पृथ्वी पे 70% पाया जाता है। अब शुरू से ही पढ़ता है किताबों में कि जल इस पृथ्वी का 1/3 भाग है। ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट है कि पृथ्वी पे जो जल की उपस्थिति है वो कितना है, 1/3 पार्ट या 70% भाग। ठीक। अब बात आती है पादप के लिए। पादप के लिए जल कितना उपयोगी है। तो पादप के लिए जल इतना उपयोगी है कि अगर पादप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी उत्पाद बनाता है तो बिना जल के नहीं बनाएगा। ठीक है ना। पादप अगर जल से कोई भी, बिना जल के कोई भी काम नहीं कर पाएगा। भाई प्रकाश संश्लेषण करना है उसको, फोटोसिंथेसिस जो होता है प्रकाश संश्लेषण, वो भी जल की उपस्थिति में ही होगा। अगर जल नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। ठीक है। तो पादप की जो आप कह सकते हैं आत्मनिर्भरता वो भी जल की उपस्थिति में होता है। जल की उपस्थिति में। ठीक है। जल की उपस्थिति में होता है। अब मामला ये है कि जहां पे जैसे मान लीजिए वह भूमि जहां पे जल ना हो उसका क्या, वो कैसे आत्मनिर्भर होंगे, वो कैसे फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण है वो कैसे करेंगे। तो उनके लिए भी है। जैसे आप बात अगर मरुस्थलीय भाग की कर रहे हैं, मरुस्थल भाग का, कि मरुस्थल भाग में या मरुस्थल क्षेत्र कह लीजिए, आप भाग कह लीजिए या क्षेत्र कह सकते हैं, कि मरुस्थलीय क्षेत्र में पादप कैसे अपने पानी की जो पूर्ति होती है उसको कैसे पूरा करते हैं। ठीक है। तो उसका एक तरीका होता है, जैसे एक शब्द है आनुवांशिकता। अगर हम बात करें कैटरपिलर की, कैटरपिलर, ये कैटरपिलर तितली का वह रूप होता है जब ये इसके पंख नहीं आए होते हैं। ठीक है। कैटरपिलर तितली का वह रूप होता है जब तितली के पंख नहीं आए होते, मतलब छोटी सी तितली जब वो जन्म लेने के समय, ठीक, तो उसको अन्य कीड़े मकोड़े ना खाने पाए। पहले क्या होता था, जब तितली का निर्माण हो रहा था, बनना, निर्माण नहीं कह सकते हैं, जन्म, शुरुआत जब तितली का हो रहा था, तो उस टाइम इतने कीट थे कि जैसे ही तितली के बच्चे आते थे उनको कोई ना कोई कीट खा जाता था। ठीक। तो ये वो लोग जो तितलियां होती थी अपने आप में ऐसा आनुवांशिकता चेंज कर ली, ऐसा आनुवांशिकता कि जैसे कोई कीट खाएगा इनको, उनको बहुत तीखा लगेगा। ठीक है। इस कैटरपिलर को, जो तितली की बच्चे या बच्चियां हैं, जो भी खाएगा उनको बहुत तीखा लगेगा। भाई कुछ टाइम तक लोग खाएं, लोग का कीट वगैरह जब खाना शुरू किए पता चला कि यार ये तो बहुत तीखा है। भाई अब ये क्या कहते हैं इसको, गोलगप्पे तो है नहीं कि तीखा है फिर भी खा ले हम। ठीक। इसको खाना छोड़ दिए धीरे धीरे। इसने क्या किया, कैटरपिलर ने अपनी आनुवांशिकता को बदल दिया, यानी कि अपने शरीर के स्वाद को बदल दिया उसने। अब जब स्वाद कड़वा लगने लगा तो जो कीट खाते थे वो खाना छोड़ दिए।
वही बात करें अब जिराफ वाली की, जो लैमार्कवाद है या डार्विनवाद है, उन्होंने आवश्यकता, भाई पेड़ पौधे लंबे होते जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, पेड़ पौधे के अनुसार अपनी गर्दन को ऊंचा करना शुरू कर दिया। ठीक है, आखिर उनकी गर्दन भी तो लंबी हुई। उसी तरीके से जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहां पे पानी नहीं था, जब पानी नहीं था तो वहां के पेड़ पौधों ने क्या किया, अपनी आनुवांशिकता को बदल दिया। वो कैसे बदला उसको हम समझते हैं। जैसे ये तना है, ठीक, इसमें टहनी है और यहां से निकला हुआ है पत्ती, ठीक, ये पत्ती निकली हुई है। अब प्रकाश संश्लेषण जो है वो पत्तियों के लीफ के माध्यम से ही होती है। जैसे प्रकाश पड़ेगा इस पे और नीचे से पानी भोजन बनाएगा, ये भाई पोषणी पदार्थ भी जाता है यहाँ से, ठीक है। लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उनको तो पानी कम मिल रहा है, मान लीजिए मैदानी क्षेत्र में पानी अधिक है, तो होता भी क्या है ना, जैसे यहाँ से जो पानी जा रहा है, जैसे जाता है यहाँ से वाष्प बन के उड़ जाता है, वाष्प बन करके उड़ जाता है। इसका लगभग आप कह सकते हैं कि 99 पॉइंट समथिंग है, हम 99 पॉइंट मान लेते हैं, 99% भाग जो जल का है वो इन पत्तियों के माध्यम से वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन का अर्थ क्या है कि जो जल है वो वाष्प बन करके उत्सर्जित हो जाए, उसको बोला जाता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है ना, तो पानी जो नीचे से आया जमीन से वो इस पत्ती के माध्यम से 99% भाग वाष्पोत्सर्जन कर जाता है, यानी कि वाष्प बन के उड़ जाता है। जो 1% बचता है वही पूरे पेड़ पौधे को मिलता है और भोजन के रूप में यूज होता है। ठीक, लेकिन हम बात कर रहे थे मरुस्थल क्षेत्र का, या कह सकते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र का। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पानी है ही नहीं। अगर पानी नहीं है तो जो पानी थोड़ा बहुत है भी, है ना, अगर वो वाष्प बन के उड़ जाएगा तब तो ये कुछ नहीं बचेगा, सुखा जाएगा ये, है ना, जिसको बोलते हैं सुखंडी हो जाएगा ये। ठीक, इसमें क्या करता है, ये मरुस्थलीय क्षेत्र जो है ये अपने आकार को, या कह सकते हैं अपने शरीर को, जो पादप वाले हैं, पादप शरीर, कुछ ऐसी आनुवांशिकता बदल देते हैं जिससे पानी बाहर न निकलने पाए। पानी निकल किसके माध्यम से रहा है, पत्ती के माध्यम से। ठीक, आप ये सोचिए अगर पत्ती ना रहे तो पानी नहीं निकलेगा, क्योंकि यही तो एक तरीका है पानी निकालने का। ठीक है, तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र क्या करते हैं, अपने पत्तियों का जो आनुवांशिकता है वो चेंज कर देते हैं। आप कहेंगे चेंज करके क्या होता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पादप होते हैं वो अपने पत्तियों को कांटों के रूप में बदल लेते हैं। ठीक है ना, आप देखिए जो नागफनी है कितने कांटे होते हैं, और नागफनी अक्सर वहीं होता है जहां पे पानी कम होता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में जितने भी पादप आप देखेंगे लगभग वो कटीले ही होते हैं। ठीक है, कटीली नहीं, कटीले। ठीक है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र कैसे होते हैं, कटीले होते हैं। और वो क्यों होते हैं, क्योंकि वाष्प कांटों के माध्यम से नहीं निकलते हैं, सही, पानी कांटों के माध्यम से नहीं निकलते, किसके माध्यम से निकलते हैं, पत्तियों के माध्यम से निकलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो पादप होते हैं, वो वाष्पोत्सर्जन को कम कर देते हैं। खत्म तो नहीं कहेंगे लेकिन कम कर देते हैं। कुछ निकलता है, ऐसा बात नहीं है कि अगर कांटे आ गए तो एकदम नहीं निकलेगा, मात्रा कम हो जाएगी, निकलने की जो वाष्पोत्सर्जन की मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो पादप में जो जल की उपस्थिति है वो क्या करती है, उत्पाद बनाती है। ठीक, तो हमने देख लिया मैदानी क्षेत्रों वाला पादप जो लगातार 99% पानी बाहर निकाल दे रहा है। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो मरुस्थलीय वाले हैं वो तो 99% नहीं निकाल पाएंगे। जब नहीं निकाल पाएंगे तो क्या किए, वो अपने पत्तियों का आनुवांशिकता चेंज करके कांटों के रूप में बदल दिए। आप देखे होंगे कभी जो नागफनी वगैरह उनके जो तने हैं वो काफी हरे भरे होते हैं। ठीक है, हरे भरे क्यों, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का काम तने करने लगते हैं।
पूरा का पूरा पानी इसमें जमा होने लगता है। ठीक है, कांटों में कहाँ पानी होता है, वो तो एकदम नुकीला सा होता है, पतला सा। ठीक, नागफनी का थोड़ा सा मोटा होता होगा, लेकिन जो उसका बीच वाला तना वाला भाग है, देखिए कभी टच कीजिएगा नागफनी, एकदम से क्या कहते हैं, हरा भरा होता है, उसमें पूरा पानी भरा रहता है ना। लेकिन कोशिश मत कीजिए क्योंकि उसमें बहुत कांटे होते हैं। ये पादप के बारे में था जो जल की आवश्यकता थी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि जल के गुण, जल के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से हैं। भाई एक तो रसायन है, रसायन। ठीक, एक है लवणता, जल के जो गुण हैं, एक तो रसायन है, एक है लवणता और एक है भूमिगत। भूमिगत का अर्थ क्या है? भूमिगत का अर्थ है ऐसे जल जो भूमि के नीचे हों। ठीक, हम बात करते हैं लवणता के आधार पर जल कितने प्रकार के होते हैं। लवणता के आधार पर जल कितने प्रतिशत होते हैं। ठीक है, तो इसमें भूमिगत जल जो है, माफ कीजिए, एक लवणता नहीं होता है, एक चीज है पीएच मान, ये सॉरी ये भूमिगत हम गलत लिख दिए हैं, ये मतलब पीएच, पीएच। ठीक है, लवणता के आधार पर भूमिगत होता है। लवणता के आधार पर पहला है भूमिगत जल। भूमिगत जल यानी कि 5% होता है पूरा। जो भूमिगत जल है लवणता के आधार पर कितने प्रतिशत होते हैं? 5% जल ऐसे हैं। ठीक है, अगर बात समुद्री जल की किया जाए, भाई समुद्री जल भी तो लवणता होता है। लवणता का अर्थ क्या है? जिसमें नमक की मात्रा हो। ऐसे जल जिसमें नमक की मात्रा हो वह जल कैसा कहलाता है? लवणता वाला जल कहलाता है। ठीक, तो जो जमीन के नीचे पानी है जिसमें नमक की मात्रा है वो कितने प्रतिशत है? 5% है। ठीक, जो समुद्र हैं वो लगभग 30 से 35% या कहीं कहीं 40% भी आपको मिल जाएगा। समुद्री जल ऐसे होते हैं जिनमें 30 से 35% क्या पाया जाता है? लवणता पाई जाती है, यानी नमक की मात्रा पाई जाती है। ठीक, अब आती है अति लवणता वाले क्षेत्र। ठीक है, अति लवणता वाले क्षेत्र, अति लवणता वाले क्षेत्र, इसमें तो टोटल वही कितना हुआ? 30, 35 और लगभग 100% कह सकते हैं आप। यहाँ पे अति लवणता, मैं ये परसेंटेज नहीं निकाल रहा हूँ, ये बता रहा हूँ कितना प्रतिशत होता है। जैसे जो जमीन के नीचे पानी है लवणता के आधार पर, उसमें 5% लवणता है, यानी कि नमक की मात्रा है। जो समुद्र आप देखते हैं गोवा वगैरह में, गोवा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, नीचे दमन दीव वगैरह हुए, या बंगाल की खाड़ी हुआ, ये सब क्या है? यहाँ पे 30 से 35% नमक की मात्रा होती है। ठीक है, अति लवणता वाले क्षेत्र कौन से हैं? जैसे आप बात किए झील की बात, कुछ जैसे बैकाल झील है, एक सुरंग झील, मृत सागर, मृत सागर। ठीक, ये तो ऐसा है कि 1000 ml, 1000 ml यानी कि 1 लीटर, ये तो हो गया 1000 ml। 1 लीटर में 700 ग्राम नमक की मात्रा होती है ना। इसीलिए अगर फिजिक्स वगैरह में पढ़ाया जाता है कि नदी की तुलना में समुद्र में तैरना बड़ा आसान होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, लवणता अधिक होता है, NaCl अधिक होता है। ठीक है, तो जो मृत सागर है इसमें कोई व्यक्ति कभी डूबता ही नहीं है। उसमें आप आराम से बैठ कर किताब कॉपी लेकर सो के पढ़ सकते हो उस नदी में, समुद्र में, मृत सागर में। ठीक है, और हम वीडियो भी बना सकते हैं उसमें खड़ा होकर आराम से। ठीक, तो अति लवणता कौन सा है? मृत सागर। मृत सागर में नमक की मात्रा कितनी होती है? 1 लीटर अगर समुद्र में, मतलब आप 1 लीटर पानी निकालिएगा समुद्र से, तो उसमें 700 ग्राम नमक की मात्रा मिलेगी आपको। ठीक है, 700 ग्राम नमक की मात्रा मिलेगी। ठीक, तो ताप में हम लोग पढ़े थे पृथ्वी तापी और तनुतापी। उसी तरीके से जल में भी होता है, जो जलों की लवणता के आधार पर परास को झेल लें, परास क्षेत्र को जो झेल लें, उसी आधार पे इसमें होता है। पृथ्वी लवणी
या तनु लवड़ी। ठीक है, पृथुजा लवड़ी या एक होता है तनु लवड़ी। पृथुजा लवड़ी और तनु लवड़ी। पृथुजा लवड़ी का जो एग्जाम्पल है वो है स्टिंग रे। स्टिंग रे एक आता है स्ट्रिंग पीने वाला, वो स्ट्रिंग होता है, ये स्टिंग है। ठीक है, स्टिंग रे। इसकी विशेषता क्या है कि ये कम लवड़ी वाले पानी में और अधिकतम लवड़ी वाले पानी में, भाई यही तो होगा पृथुजा लवड़ी, जो इसके परास क्षेत्र को यानी कि लवणता के परास क्षेत्र को झेल सके, उसे क्या बोलते हैं, पृथुजा लवड़ी है। ठीक, यानी कि आप ये कह सकते हैं जिसमें 30% नमक हो या 70% नमक हो, इन दोनों में जीवित रह सके, उसे बोलते हैं स्टिंग रे। ठीक, तनु लवड़ी किसे बोलते हैं, जो उस पानी को भी न झेल पाए जिसमें 20 से 25% भी NaCl या लवण की मात्रा हो। जैसे आप देखेंगे एक्वेरियम, स्टार फिश। ठीक, एक्वेरियम होता है, अक्सर आप हॉस्पिटल वगैरह में जाएंगे या किसी ऑफिस वगैरह में जाएंगे तो अक्सर लोग एक जार में रखे रहते हैं क्या, मछली। अच्छा, स्टार फिश नहीं, गोल्ड फिश, सॉरी माफ कीजिए, गोल्ड फिश है, गोल्ड फिश। ठीक, गोल्ड फिश का अर्थ ये थोड़ी ना कि सोने की मछली, सोने की मछली नहीं है ये, गोल्ड फिश नाम है उसका। ठीक है, जो एक्वेरियम में रखा रहता है, इस तरीके से आप देखेंगे जार बना रहता है, उसमें पानी भरा रहता है, उसमें क्या रहती है, मछली रहती है। ठीक है, ये मछली है, कौन सी, गोल्ड फिश मछली है। मछली पे कोई कमेंट नहीं करेगा, बाकी हर चीज़ पे आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मछली बहुत बढ़िया हम बनाते हैं। तो गोल्ड फिश मछली की विशेषता क्या है कि ये तनु लवड़ी होती है। तनु लवड़ी जो नमक की मात्रा या ये कह सकते हैं कि लवणता को कम झेल पाए। ठीक है, अब पृथुजा लवड़ी जो नमक की मात्रा या कह सकते हैं लवड़ी का जो परास क्षेत्रफल होता है उसकी मात्रा को वो अधिक मात्रा में झेल पाए, वो है पृथुजा लवड़ी। ठीक है, ये इतना था। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे मृदा के बारे में, तो इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं, आगे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मृदा को लेकर के। और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से जरूर करें। थैंक यू।